वेलकम टू इमरोज खान क्लासेस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूजीसी नेट जेआरएफ मैनेजमेंट और कॉमर्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बीबीओ और एमबीए के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Dash framework is based on the concept of expectancy, demand and intention of the human being. ऑप्शंस हैं आपके, पहला ऑप्शन है आपका बिहेवियरिस्टिक, सेकंड ऑप्शन है आपका एक्सपेक्टेंसी, थर्ड ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव, फोर्थ ऑप्शन है आपका सोशल लर्निंग। पूछा गया है कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ड होता है on the concept of expectancy, demand and intention of the human being पर बेस्ड होता है फ्रेमवर्क। कौन सा फ्रेमवर्क? बिहेवियरिस्टिक, एक्सपेक्टेंसी, कॉग्निटिव या सोशल लर्निंग। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है कॉग्निटिव लर्निंग, यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग वो फ्रेमवर्क है जो बेस्ड होता है on the concept of expectancy, demand and intention of the human being। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। The study of organizational behavior has certain basic assumptions। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के कुछ अपने बेसिक assumptions हैं, वो कौन कौन से हैं। पहला बेसिक अजम्पशन है आपका, एन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल। दूसरा अजम्पशन है, दीज पीपल मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली। थर्ड है आपका, द गोल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर मे नॉट नेसेसरली कोइंसाइड। और फोर्थ ऑप्शन है आपका, ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये कौन से बेसिक अजम्पशंस हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम। ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही बेसिक अजम्पशंस हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। एक इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज जो है इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पीपल है, जहां पे लोग काम करते हैं और उन लोगों को दे मस्ट बी मोटिवेटेड टू वर्क इफेक्टिवली। उन लोगों को हमें मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो इफेक्टिवली वर्क कर सके। और द गोल ऑफ द एम्प्लॉय एंड द एम्प्लॉयर मे नॉट नेसेसरली कोइंसाइड, यानी कि एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के गोल एक ही होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी। लीडरशिप मोटिवेट करता है पीपल को टू वर्क, ना कि पावर ऑफ मनी के लिए। दिस कॉन्सेप्ट इज रिलेटेड टू, ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड है? ऑटोक्रेटिक मॉडल से रिलेटेड है, कस्टोडियल मॉडल से रिलेटेड है, सपोर्टिव मॉडल या कलीजियल मॉडल से। यानी कि लीडरशिप मोटिवेट्स द पीपल टू वर्क। लीडरशिप मोटिवेट करती है पीपल्स को वर्क करने के लिए, ना कि पावर ऑफ मनी। तो ये कॉन्सेप्ट वो किस ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के मॉडल से लिया गया है? बेसिकली ओबी के 4 मॉडल्स होते हैं। ये कौन कौन से मॉडल है? पहला मॉडल आपका ऑटोक्रेटिक, दूसरा कस्टोडियल, तीसरा सपोर्टिव और फोर्थ है आपका कलीजियल मॉडल। इसका राइट आंसर होगा आपका कस्टोडियल मॉडल। यानी कि कस्टोडियल मॉडल में लीडरशिप मोटिवेट करती है पीपल टू वर्क एंड नॉट द पावर ऑफ मनी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द बेसिस फॉर द ऑटोक्रेटिक मॉडल ऑफ ओबी। जो ओबी का सबसे पहला मॉडल है ऑटोक्रेटिक मॉडल, उसका बेसिस क्या है? पहला ऑप्शन आपका ओबीडियंस, दूसरा अथॉरिटी, तीसरा पावर और फोर्थ है आपका डिपेंडेंस ऑन बॉस।
यानी कि ऑटोक्रेटिक मॉडल में एम्प्लॉयज का ओरिएंटेशन क्या होता है, क्या वो ओबीडियंट हो जाते हैं या अथॉरिटी दे दी जाती है या पावर गेन कर लेते हैं या वो बॉस पे डिपेंड हो जाते हैं। इसका राइट आंसर है पावर, यानी कि बेसिस जो है ऑटोक्रेटिक मॉडल का वो है पावर, यानी कि जो ऑटोक्रेटिक लीडर होता है सारी पावर उसी के हाथ में होती है। नाउ मूव ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, which of the following framework is used in the development of the overall model of OB, यानी कि कौन सा फ्रेमवर्क जो है वो ओवरऑल मॉडल ऑफ OB के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, द बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, द सोशल लर्निंग फ्रेमवर्क या ऑल ऑफ द अबव। देखते हैं इसका राइट आंसर ऑल ऑफ द अबव, यानी कि ये तीनों ही फ्रेमवर्क जो है वो ओवरऑल मॉडल ऑफ ओबी के डेवलपमेंट के लिए रेस्पॉन्सिबल है। द कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, द बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, थर्ड है आपका द सोशल लर्निंग फ्रेमवर्क। सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेमवर्क्स इज बेस्ड ऑन द एक्सपेक्टेंसी डिमांड एंड इंसेंटिव कॉन्सेप्ट, यानी कि कौन सा फ्रेमवर्क बेस्ड होता है एक्सपेक्टेंसी डिमांड एंड इंसेंटिव कॉन्सेप्ट पे। कॉग्निटिव फ्रेमवर्क बेस्ड होता है, बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, सोशल लर्निंग फ्रेमवर्क या डी सपोर्टिव फ्रेमवर्क। इसका राइट आंसर होगा आपका कॉग्निटिव फ्रेमवर्क जो होता है वो बेस्ड होता है एक्सपेक्टेंसी डिमांड एंड इंसेंटिव कॉन्सेप्ट पर। सेवेंथ क्वेश्चन है आपका, माइट इज राइट इज द मोटो ऑफ ऑटोक्रेटिक मॉडल, कस्टोडियल मॉडल, सपोर्टिव मॉडल या कलीजियल मॉडल। माइट इज राइट किस मॉडल का मोटो है, ऑटोक्रेटिक मॉडल का, कस्टोडियल मॉडल का, सपोर्टिव मॉडल का या कलीजियल मॉडल का। इसका राइट आंसर है आपका ऑटोक्रेटिक मॉडल का मोटो होता है माइट इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एडवर्ड टॉलमैन, डैश कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी that a particular event will lead to a particular consequence. According to Edward Tolman, dash consists of the expectancy that a particular event will lead to a particular consequence. Options है आपके eventual, behavior, लर्निंग या एटीट्यूड। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर है आपका लर्निंग कंसिस्ट ऑफ द एक्सपेक्टेंसी दैट अ पर्टिकुलर इवेंट विल लीड टू अ पर्टिकुलर कॉन्सिक्वेंस। लर्निंग ही वो कॉन्सेप्ट है जो एक्सपेक्टेंसी पे बेस्ड होता है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो इसका रिजल्ट कॉन्सिक्वेंस ये होगा। क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। The three theoretical framework of OB are, तीन theoretical framework OB के क्या हैं? What are the three theoretical framework of organization behavior? पहला ऑप्शन है आपका cognitive, social and technical. सेकंड ऑप्शन है आपका cognitive, behavioristic and social. थर्ड ऑप्शन है आपका leadership, attribution and motivation. फोर्थ ऑप्शन है आपका एट्रीब्यूशन, परसेप्शन एंड मोटिवेशन। द राइट आंसर इज कॉग्निटिव, बिहेवियरिस्टिक एंड सोशल। ये तीन थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन है आपका, dash explains internal process of choice among different behavior.
कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इंटरनल प्रोसेस ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट बिहेवियर? इक्विटी थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, गोल अटेन थ्योरी या गोल सेटिंग थ्योरी? कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है कि इंटरनल प्रोसेसेस ऑफ चॉइस अमंग डिफरेंट बिहेवियर्स? द राइट आंसर इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी एक्सप्लेन्स इंटरनल प्रोसेस। 11th क्वेश्चन है आपका, डैश एक्सप्लेन्स हाउ एंड व्हाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली ट्रीटेड? कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाउ एंड व्हाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली ट्रीटेड? अगर कोई एम्प्लॉय अनफेयरली ट्रीट किया गया है तो वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो थ्योरी हमें कौन सी बताती है? एक्सपेक्टेंसी, इक्विटी, एक्सपेक्टेंसी, गोल अटेन थ्योरी या गोल सेटिंग थ्योरी? गैस करिए कौन सा आंसर होगा इसका। कौन सी थ्योरी एक्सप्लेन करती है हाउ एंड व्हाई पीपल रिएक्ट व्हेन दे फील अनफेयरली ट्रीटेड? द राइट आंसर इज इक्विटी थ्योरी। इक्विटी थ्योरी हमें एक्सप्लेन करती है कि लोग किस तरीके से रिएक्ट करते हैं अगर हम उनको अनफेयरली ट्रीट करते हैं। 12th क्वेश्चन है आपका, डैश फोकसेस ऑन हाउ टू सेट गोल्स फॉर पीपल टू रीच गोल्स? फॉर पीपल टू रीच, डैश फोकसेस ऑन हाउ टू सेट गोल्स फॉर पीपल टू रीच, यानी कि गोल्स कैसे सेट करें ताकि पीपल उस गोल को अचीव कर सके। फर्स्ट ऑप्शन है आपका इक्विटी थ्योरी, सेकंड ऑप्शन है आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, थर्ड ऑप्शन है आपका गोल अटेन थ्योरी, फोर्थ ऑप्शन है आपका गोल सेटिंग थ्योरी। द राइट आंसर इज गोल अटेन थ्योरी फोकस करती है हाउ टू सेट गोल्स फॉर पीपल टू रीच। थर्टीन्थ क्वेश्चन है, every individual set his goal and he also know the dash will take him to achieve the goal, यानी कि क्या चीज उसको वहां उस गोल को अचीव करने के लिए ले जाएगी। एवरी इंडिविजुअल सेट हिज गोल, यानी कि हर इंडिविजुअल अपना गोल सेट करता है और उसको पता होता है कि उसका प्रोसेस या बिहेवियर या इवेंट या वे विच विल टेक हिम टू अचीव द गोल। यहां पर क्या आएगा? प्रोसेस, बिहेवियर, इवेंट या वे। हर इंडिविजुअल को पता होता है कि इसका गोल क्या है और उसका प्रोसेस, बिहेवियर, इवेंट या वे विल टेक हिम टू अचीव द गोल। द राइट आंसर इज उसका बिहेवियर उस गोल तक उसको लेकर जाएगा। 14th क्वेश्चन है आपका, डैश इंसिस्ट दैट इट इज एडवाइजेबल एंड फ्रूटफुल, यानी कि ये एडवाइजेबल और फ्रूटफुल है टू द स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच इज विजिबल देन स्टडीइंग द माइंड विच इज इल्यूसिव इन नेचर, यानी कि ये एडवाइजेबल और फ्रूटेबल है कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर की स्टडी की जाए, ना कि उसके माइंड की, जो हम पढ़ नहीं सकते इजीली। ये किसने कहा था? इवान पावलोव एंड जॉन बी वॉटसन, इवान पावलोव अलोन या जॉन बी वॉटसन, इवान पावलोव एंड अब्राहम मैस्लो या नन ऑफ दीज? द राइट आंसर इज इवान पावलोव एंड जॉन बी वॉटसन ने कहा था इट इज एडवाइजेबल एंड फ्रूटफुल टू द स्टडी द बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन बीइंग विच इज विजिबल देन स्टडीइंग द माइंड विच इज इल्यूसिव इन नेचर। फिफ्टींथ क्वेश्चन है आपका,
डैश इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस के लिए ये उसका बिहेवियर होता है। डैश इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस। ऑप्शन आपका स्टिमुलस, या रेस्पॉन्स इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस, या परसेप्शन इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस, या एटीट्यूड इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस। गैस करिए क्या चीज बिहेवियर होगी किसी भी स्टिमुलस की। द राइट आंसर इज रेस्पॉन्स इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस, यानी कि रेस्पॉन्स जो होता है वो क्या होता है, इज द बिहेवियर फॉर अ स्टिमुलस। क्वेश्चन है आपका, बिहेवियरल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट वेरिएबल्स। Behavioral framework based on dash behavior and dash environmental variables. ऑप्शंस हैं आपके ऑब्जर्वेबल, नॉन ऑब्जर्वेबल, या ऑब्जर्वेबल ऑब्जर्वेबल, या नॉन ऑब्जर्वेबल एंड ऑब्जर्वेबल, या नॉन ऑब्जर्वेबल एंड नॉन ऑब्जर्वेबल। बिहेवियरल फ्रेमवर्क बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड नॉन ऑब्जर्वेबल इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, या इसमें सेकंड ऑप्शन आएगा या थर्ड आएगा या फोर्थ आएगा। गैस करिए इसमें क्या आएगा। द राइट आंसर इज observable behavioral framework based on observable behavior and observable environmental variables. 17th क्वेश्चन है आपका, human can project dash behavior for dash stimulus and he exhibit a response depending on environmental consequences. ऑप्शन है आपके डिफरेंट बिहेवियर फॉर डिफरेंट स्टिमुलस, या सेम बिहेवियर फॉर सेम स्टिमुलस, या सेम बिहेवियर फॉर डिफरेंट स्टिमुलस, या डिफरेंट बिहेवियर फॉर सेम स्टिमुलस। यानी कि एक ह्यूमन बीइंग किसी भी स्टिमुलस के लिए डिफरेंट बिहेवियर शो करता है, या सेम बिहेवियर फॉर सेम स्टिमुलस, या सेम बिहेवियर फॉर डिफरेंट स्टिमुलस, या डिफरेंट बिहेवियर फॉर सेम स्टिमुलस। द राइट आंसर इज, यानी कि एक ह्यूमन बीइंग डिफरेंट बिहेवियर शो करता है सेम स्टिमुलस के लिए। 18th क्वेश्चन है आपका, एज पर डैश बिहेवियर इज नॉट द आउटकम ऑफ स्टिमुलस अलोन, बट इट इज एन आउटकम which also depends on contingent environmental consequences of a behavior। यानी कि ये बात कौन सा फ्रेमवर्क बताता है हमें, बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, सेनर फ्रेमवर्क, या बिहेवियर थ्योरी। एज पर डैश बिहेवियर इज नॉट द आउटकम ऑफ स्टिमुलस अलोन, यानी कि जो भी बिहेवियर हम शो करते हैं वो सिर्फ स्टिमुलस की वजह से नहीं होता है, बट इट इज एन आउटकम विच ऑल्सो डिपेंड ऑन कंटिंजेंट इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ए बिहेवियर। साथ साथ इन्वायरमेंट भी बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करता है। तो ये बात कौन सा फ्रेमवर्क हमें बताता है, बिहेवियरिस्टिक, कॉग्निटिव, सेनर फ्रेमवर्क, या बिहेवियर थ्योरी हमें बताती है। द राइट आंसर इज बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क बताता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैश मीन्स द मेंटल एक्शन और प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग थ्रू थॉट, एक्सपीरियंस एंड द सेंसेस। यानी कि मीन्स द मेंटल एक्शन or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and senses।
फर्स्ट ऑप्शन है आपका लर्निंग, दूसरा डेवलपमेंट, थर्ड कॉग्निशन, फोर्थ ट्रेनिंग। द राइट आंसर इज कॉग्निशन मीन्स द मेंटल एक्शन। देखो कॉग्निशन का मतलब ही होता है मेंटल प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी स्टेट्स दैट द पर्सन एंड द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर dash with each other along with the behavior itself to determine the behavior. The social cognitive theory states that, यानी कि सोशल कॉग्निटिव थ्योरी हमें बताती है कि पर्सन एंड द एक्सटर्नल सिचुएशंस आर रिलेटेड होती हैं, लिंक्ड होती हैं, इंटरडिपेंडेंस होती है या कंबाइंड होती हैं विद ईच अदर अलोंग विद द बिहेवियर इटसेल्फ टू डिटरमाइन द बिहेवियर। यानी कि पर्सन एंड एक्सटर्नल सिचुएशंस आपस में रिलेटेड होती है, लिंक्ड होती है, इंटरडिपेंडेंस होती है या कंबाइंड होती है। द राइट आंसर इज इंटरडिपेंडेंस। द सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये मानती है कि पर्सन और एक्सटर्नल सिचुएशंस आर interdependent with each other along with the behavior itself to determine the behavior। 21st क्वेश्चन है हमारा, यानी कि कौन सा फ्रेमवर्क हमें यह बताता है कि कॉग्निशन एंड एक्सटर्नल सिचुएशंस द एक्सपीरियंसेस फेस्ड थ्रू रेलेवेंट पास्ट इवेंट्स डिटरमाइंस what a person becomes and this will create an impact in subsequent behavior। यानी कि हमारे पास में जितने भी इवेंट्स होते हैं वो बहुत गहरी छाप छोड़ जाते हैं पर्सन की पर्सनालिटी पे और वो हमारे बिहेवियर में शो होती है। तो ये ऑप्शन है आपका, फर्स्ट ऑप्शन है आपका बिहेवियरिस्टिक फ्रेमवर्क, दूसरा ऑप्शन है आपका कॉग्निटिव फ्रेमवर्क, तीसरा ऑप्शन है आपका सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क और फोर्थ ऑप्शन है आपका सोशल फ्रेमवर्क। राइट आंसर है आपका सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क। यानी कि सोशल कॉग्निटिव फ्रेमवर्क हमें ये बताता है कि जितने भी पास्ट इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में वो हमारे ऊपर एक इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और वो इम्पैक्ट हमारे बिहेवियर पे भी आता है। ट्वेंटी सेकेंड क्वेश्चन है, डैश डेवलप social learning theory into the more comprehensive social cognitive theory। यानी कि किसने जो है डेवलप की सोशल लर्निंग थ्योरी इनटू द मोर कॉम्प्रिहेंसिव सोशल कॉग्निटिव थ्योरी? बंडूरा, लूथन्स, सिनर या इवन पेवलोव? द राइट आंसर इज Bandura developed social learning theory into the more comprehensive social cognitive theory। 23rd क्वेश्चन है हमारा, dash have translated this SCT into the theoretical framework for organizational behavior। SCT हमने क्या पढ़ा था अभी? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। तो यानी कि किसने ट्रांसलेट करी है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी इनटू द थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? सोशल कॉग्निटिव थ्योरी जो है थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बनाया ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के, स्टैचकोव एंड लूथन्स या स्टैचकोविक एंड सिनर या सिनर एंड लूथन्स या स्टैचकोविक एंड पेवलोव? The right answer is Stachkovic and Luthans। 24th क्वेश्चन है, बंडूरा identified dash basic human capabilities as a part of social cognitive theory। Bandura identified
यानी कि कितनी ह्यूमन कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। राइट आंसर क्या होगा, गैस करिए। फर्स्ट, फोर, थर्ड। फर्स्ट ऑप्शन है आपका 4 या 3 या 5 या फोर्थ ऑप्शन आपका 6। कितनी कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी थी? द राइट आंसर इज 5 कैपेबिलिटीज आइडेंटिफाई करी थी एल्बर्ट बंडूरा ने। 25th क्वेश्चन है आपका, पीपल प्रोसेस visual experiences into cognitive models. They help in future action in सिंबलाइजिंग के लिए, फोर थॉट के लिए, ऑब्जर्वेशनल के लिए या सेल्फ आंसर रेगुलेटरी? द राइट आंसर इज सिंबलाइजिंग, यानी कि पीपल प्रोसेस विजुअल एक्सपीरियंसेस, यानी कि जो हम आंखों से देखते हैं वो कॉग्निटिव मॉडल्स यानी कि हमारे माइंड में स्टोर हो जाता है और जो हमारे फ्यूचर एक्शन में एक सिंबल की तरह काम करता है। 26th क्वेश्चन है आपका, एम्प्लॉइज प्लान देयर एक्शंस इज कॉल्ड एज, यानी कि एम्प्लॉइज अपने एक्शंस को प्लान करते हैं, इस चीज को हम क्या कहते हैं? सिंबलाइजिंग बोलते हैं, फोर थॉट बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल बोलते हैं या सेल्फ रेगुलेटरी बोलते हैं? द राइट आंसर इज फोर थॉट, यानी कि एम्प्लॉइज प्लान करते हैं अपने एक्शंस तो उसको हम फोर थॉट बोलते हैं। ट्वेंटी सेवेंथ क्वेश्चन है, एम्प्लॉइज लर्न बाय ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस ऑफ द रेफरेंट ग्रुप। और रेफरेंट ग्रुप में क्या क्या आते हैं? पीयर्स आते हैं, सुपरवाइजर्स आते हैं और हाई परफॉर्मेंस आते हैं। यानी कि एम्प्लॉइज क्या करते हैं? लर्न करते हैं बाय ऑब्जर्विंग, यानी कि देखकर परफॉर्मेंस अपने रेफरेंट ग्रुप की, पीयर्स की जो साथ में काम कर रहे हैं या सुपीरियर्स जो हमसे जिनके अंडर में हम काम कर रहे हैं या हाई परफॉर्मर्स जो बहुत अच्छा काम करता है ऑर्गेनाइजेशन में, एंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ देयर एक्शन इज रिफर्ड एज, और उस उनके एक्शन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंबलाइजिंग बोलते हैं, फोर थॉट बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल बोलते हैं या सेल्फ रेगुलेटरी बोलते हैं? द राइट आंसर इज ऑब्जर्वेशनल। सिंपल सी बात है कि एम्प्लॉइज ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या आएगा ऑप्शन? आप राइट आंसर क्या होगा? ऑब्जर्वेशनल। ट्वेंटी एट क्वेश्चन है, एम्प्लॉइज सेल्फ रेगुलेट देयर एक्शंस बाय सेटिंग इंटरनल स्टैंडर्ड। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हमसे? एम्प्लॉइज सेल्फ रेगुलेट करते हैं अपने एक्शंस को बाय सेटिंग इंटरनल स्टैंडर्ड, यानी कि वो अपने आप में अपने स्टैंडर्ड बना लेते हैं और अपने एक्शंस को रेगुलेट करते हैं। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेल्फ रिफ्लेक्टिव बोलते हैं, फोर थॉट बोलते हैं, ऑब्जर्वेशनल बोलते हैं या सेल्फ रेगुलेटरी बोलते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है, तो राइट आंसर इज सेल्फ रेगुलेटरी। Now move on to question number 29. Employees reflect back on their action. How did I do? And perceptually determine how they believe then can successfully accomplish the task in the future given the context. यानी कि एम्प्लॉइज रिफ्लेक्ट बैक ऑन देयर एक्शंस, यानी कि हमने पहले ये कैसे किया था और उनका परसेप्शन बन जाता है, बिलीव बन जाता है दैट दे कैन सक्सेसफुली अकम्प्लिश द टास्क इन द फ्यूचर। अगर ये काम हमें फ्यूचर में मिलेगा तो हम ये कंप्लीट कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आपका सेल्फ रिफ्लेक्टिव, दूसरा फोर थॉट, थर्ड ऑब्जर्वेशनल या फोर्थ सेल्फ रेगुलेटरी? द राइट आंसर इज सेल्फ रिफ्लेक्टिव।
30 क्वेश्चन है आपका, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज अ थ्योरी कम्स अंडर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो किस थ्योरी के अंडर आती है? प्रोसेस थ्योरीज के अंडर आती है, कंटेंट थ्योरीज में आती है, एट्रीब्यूशन थ्योरीज में आती है, या परसेप्शन की थ्योरीज में आती है? द राइट आंसर इज प्रोसेस थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी जो है वो एक प्रोसेस थ्योरी है। क्वेश्चन नंबर 31, डैश कंटेन्स the theories which gives an idea about what employees wants or needs। यानी कि कौन सी थ्योरी हमें बताती है which gives an idea about what employees wants or need, यानी कि एम्प्लॉइज की wants और need क्या है? एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, मैस्लो थ्योरी, प्रोसेस थ्योरी या कंटेंट थ्योरी? द राइट आंसर इज कंटेंट थ्योरीज में वो थ्योरीज होती है जो एक आइडिया देती है हमें कि एम्प्लॉइज की वांट्स और नीड्स क्या है। बत्तीसवां क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट थ्योरीज? यानी कि क्या नहीं है? नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट थ्योरी। कंटेंट थ्योरीज का एग्जाम्पल नहीं है, यानी कि कौन सी थ्योरी कंटेंट थ्योरी में नहीं आती है? मैस्लो थ्योरी, हर्सबर्ग थ्योरी, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी या एल्डरफर्स ईआरची थ्योरी? द राइट आंसर इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कंटेंट थ्योरी। 33rd क्वेश्चन है आपका, डैश थ्योरी एम्फेसिस दैट unsatisfied need can influence the behavior, satisfied one will not act as a motivator। यानी कि जो एम्प्लॉइज की अनसेटिस्फाइड नीड होती है वो इन्फ्लुएंस करती हैं बिहेवियर को, और सेटिस्फाइड वन नीड्स जो होती हैं, जो सेटिस्फाई हो जाती हैं, वो मोटिवेशन का काम नहीं करती है। तो ये कौन सी थ्योरी हमें ये बताती है? फर्स्ट ऑप्शन है आपका मैस्लो थ्योरी, दूसरा ऑप्शन है आपका हर्सबर्ग थ्योरी, तीसरा ऑप्शन है आपका एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, चौथा ऑप्शन है आपका एल्डरफर्स ईआरची थ्योरी। ईआरची का मतलब है आपका एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ थ्योरी। तो कौन सी थ्योरी हमें यह बताती है कि अनसेटिस्फाइड नीड कैन इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, यानी कि अनसेटिस्फाइड नीड एक एम्प्लॉय के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर सकती है, और सेटिस्फाइड वन विल नॉट एक्ट एज अ मोटिवेटर, और जो नीड सेटिस्फाइड हो गई है वो अब हमारे लिए मोटिवेटर नहीं है, मोटिवेशन का काम नहीं कर सकती। द राइट आंसर इज मैस्लो थ्योरी। थर्टी फोर्थ क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइजीन फैक्टर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी? यानी कि कौन सा पार्ट नहीं है, कौन सी थ्योरी का हाइजीन फैक्टर पार्ट नहीं है? हाइजीन फैक्टर का टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर कौन सी थ्योरी है आपकी? हर्सबर्ग वाली थ्योरी। हर्सबर्ग थ्योरी में जो हाइजीन फैक्टर्स हैं उसका पार्ट नहीं है, कंपनी पॉलिसी नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है, या इंटरपर्सनल रिलेशंस नहीं है। हाइजीन फैक्टर का पार्ट हर्सबर्ग की टू फैक्टर थ्योरी में। द राइट आंसर इज रेस्पॉन्सिबिलिटीज इज नॉट अ पार्ट ऑफ द हाइजीन फैक्टर ऑफ टू फैक्टर थ्योरी। 35th क्वेश्चन है आपका, 35, द पर्पस ऑफ जॉब एनरिचमेंट इज टू। यानी कि जॉब एनरिचमेंट का पर्पस क्या होता है? जब हम जॉब को एनरिच कर देते हैं, एनरिच का मतलब है हम रेस्पॉन्सिबिलिटीज
या वर्क बढ़ा देते हैं जॉब में। ऑप्शन है आपका एक्सपेंड द नंबर ऑफ टास्क एन इंडिविजुअल कैन डू, यानी कि नंबर ऑफ टास्क हम एक्सपेंड कर देते हैं जो एक इंडिविजुअल को करना होता है, या जॉब इफिशिएंसी इंक्रीज करते हैं, या इंक्रीज जॉब इफेक्टिवनेस, या इंक्रीज जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट। जॉब एनरिचमेंट का पर्पस क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपका एक्सपेंड द नंबर ऑफ टास्क एन इंडिविजुअल कैन डू, या जॉब एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए करते हैं हम, या जॉब इफेक्टिवनेस इंक्रीज करने के लिए करते हैं, या जॉब सेटिस्फेक्शन ऑफ मिडिल मैनेजमेंट को इंक्रीज करने के लिए करते हैं। द राइट आंसर इज जॉब इफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम जॉब एनरिचमेंट करते हैं। 36 क्वेश्चन आपका, डैश इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू अकम्प्लिश द गोल्स, यानी कि क्या बोनस है वो प्रोसेस जो स्टिमुलेट करता है पीपल को टू एक्शन टू अकम्प्लिश द गोल्स, या मोटिवेशन है वो प्रोसेस, या परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव है, या प्रमोशन है जो लोगों को स्टिमुलेट करता है कि वो अपने गोल्स को अकम्प्लिश करें, कंप्लीट करें। द राइट आंसर इज मोटिवेशन इज द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शंस टू अकम्प्लिश द गोल्स। 37th क्वेश्चन आपका, डैश इज द फोर्स ऑफ एक्शन और मोटिवेशन, यानी कि क्या फोर्स है? बिहेवियर वो फोर्स है, स्टिमुलस, परसेप्शन और एटीट्यूड। डैश इज द फोर्स ऑफ एक्शन और मोटिवेशन, यानी कि क्या चीज फोर्स करती है किसी भी एम्प्लॉय को एक्शन या मोटिवेट होने के लिए? वो बिहेवियर है वो फोर्स, या स्टिमुलस, या परसेप्शन, या एटीट्यूड। द राइट आंसर इज स्टिमुलस इज द फोर्स ऑफ एक्शन और मोटिवेशन। 38 क्वेश्चन आपका, मोटिवेशन इंक्लूड्स, मोटिवेशन में क्या इंक्लूड होता है? जॉब एनरिचमेंट, जॉब रोटेशन, जॉब एनलार्जमेंट, या ऑल ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। मोटिवेशन में जॉब एनरिचमेंट भी होता है, जॉब रोटेशन भी होता है, और जॉब एनलार्जमेंट भी होता है। 39th क्वेश्चन है, हाई रेट ऑफ डैश इंक्रीज कॉस्ट, यानी कि हम क्या चीज ज्यादा करेंगे जो हमारी कॉस्ट को इंक्रीज करेगा, एंड टेंड टू प्लेस लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन जॉब, और जो लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय को जॉब करने के लिए प्लेस करेगा। ट्रेनिंग, एब्सेंटेज, यानी कि एम्प्लॉय बहुत एब्सेंट होंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा, या स्ट्राइक्स ज्यादा होंगी। हाई रेट ऑफ ट्रेनिंग, एब्सेंटेज, एम्प्लॉय टर्नओवर, या स्ट्राइक इंक्रीज कॉस्ट एंड टेंड टू प्लेस लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन जॉब। इन चारों में से क्या ऑप्शन होगा जिनका हाई रेट होगा? हाई रेट ऑफ ट्रेनिंग होगा, एब्सेंटिज्म होगा, एम्प्लॉय टर्नओवर होगा, या स्ट्राइक होगा जिसकी वजह से हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, और टेंड टू प्लेस लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉय इन जॉब, और लेस एक्सपीरियंस एम्प्लॉयज ज्यादा होंगे हमारी ऑर्गेनाइजेशन में। राइट आंसर है हमारा एम्प्लॉय टर्नओवर। अगर एम्प्लॉय हमारी ऑर्गेनाइजेशन को जल्दी छोड़ के चले जाएंगे, हाई रेट होगा एम्प्लॉय टर्नओवर का, तो उससे हमारी कॉस्ट भी इंक्रीज होगी और हमारे पास एक्सपीरियंस एम्प्लॉय नहीं होंगे जॉब में। फोर्टीन्थ क्वेश्चन है हमारा,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रेटेजी ऑफ जॉब डिजाइन, यानी कि कौन सी एक स्ट्रेटेजी है जॉब डिजाइन की दैट इंक्रीजेस जॉब डेप्थ बाय मीटिंग एम्प्लॉयज नीड्स फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ, जिससे हम जॉब की डेप्थ को इंक्रीज करते हैं और एम्प्लॉयज की नीड्स मेट होती हैं फॉर साइकोलॉजिकल ग्रोथ, और वो साइकोलॉजिकली सेटिस्फाई होते हैं किस चीज से, जॉब रोटेशन से, जॉब एनरिचमेंट से, जॉब एनलार्जमेंट से, या जॉब एंगेजमेंट से। गैस करिए इसका आंसर क्या होगा। द राइट आंसर इज जॉब एनरिचमेंट। वन क्वेश्चन है आपका, अकॉर्डिंग टू हर्सबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेंटेनेंस फैक्टर, कौन सा फैक्टर पूछा गया है। हर्सबर्ग की थ्योरी में दो तरीके के फैक्टर्स होते हैं, मेंटेनेंस फैक्टर और हाइजीन फैक्टर। तो इन ऑप्शंस में से मेंटेनेंस फैक्टर कौन सा है, सैलरी, वर्क इटसेल्फ, रेस्पॉन्सिबिलिटी या रिकॉग्निशन। द राइट आंसर इज रिकॉग्निशन, एक मेंटेनेंस फैक्टर है। 42nd क्वेश्चन है आपका, डैश अ यंग वेल्च फैक्ट्री ओनर, यानी कि ये एक वेल्च फैक्ट्री ओनर है, वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू एम्फसाइज द ह्यूमन नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज, और जिन्होंने ह्यूमन नीड्स पर बहुत ज्यादा एम्फसाइज किया, जोर दिया। ही रिफ्यूज टू एम्प्लॉय यंग चिल्ड्रन, और इन्होंने यंग चिल्ड्रन को अपनी फैक्ट्री में रखने से मना कर दिया। एंड्रू J.N. Tata, Robert Owen, and या none of these. The right answer is Robert Owen, एक वेल्च फैक्ट्री ओनर थे और जिन्होंने सबसे ज्यादा ह्यूमन नीड्स पे एम्फेसाइज किया और जिन्होंने यंग चिल्ड्रन को ऑर्गेनाइजेशन में फैक्ट्री में रखने से मना कर दिया। 43rd क्वेश्चन है आपका, द जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द, जो जॉब सेटिस्फैक्शन होता है किसी भी एम्प्लॉय का वो किस पे डिपेंड करता है, बिहेवियर पे, एटीट्यूड पे, पर्सनालिटी पे या एम्प्लॉयर पे। जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द बिहेवियर, एटीट्यूड, पर्सनालिटी या एम्प्लॉयर। द राइट आंसर इज एटीट्यूड, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन ऑफ एन एम्प्लॉय डिपेंड्स ऑन द एटीट्यूड। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, जॉब सेटिस्फैक्शन हैव पॉजिटिवली, निगेटिवली, डायरेक्टली और इलास्टिकली रिलेटेड टू एब्सेंटेज एंड टर्नओवर। जॉब सेटिस्फैक्शन किससे पॉजिटिवली रिलेटेड है, निगेटिवली रिलेटेड है, डायरेक्टली रिलेटेड है या इलास्टिकली, किससे, एब्सेंटेज एंड टर्नओवर से। पॉजिटिवली, निगेटिवली, डायरेक्टली और इलास्टिकली। द राइट आंसर इज नेगेटिवली रिलेटेड टू एब्सेंटेज एंड टर्नओवर, यानी कि जॉब सेटिस्फैक्शन अगर नहीं होगा तो एब्सेंटेज ज्यादा होगा, यानी कि एम्प्लॉय बहुत छुट्टी करने लगेंगे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाने लगेंगे, एम्प्लॉय टर्नओवर ज्यादा होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, डैश एडवोकेटेड दैट ह्यूमन आर एसेंशियली मोटिवेटेड बाय लेवल ऑफ नीड्स, यानी कि इन चारों में से किन लोगों ने कहा था, अब्राहम मास्लो, फॉलेट, एल्टन मायो या इवन पेवलोव ने एडवोकेट किया था, वकालत करी थी कि ह्यूमंस आर एसेंशियली मोटिवेटेड बाय लेवल ऑफ नीड, यानी कि सबसे पहले हमें उनकी नीड्स को
आइडेंटिफाई करना है, उसी के हिसाब से हमें एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है। तो ये किसने कहा था? एब्राहम मास्लो ने कहा, फोलेट ने कहा, एल्टन मायो ने कहा या इवान पेवलोव ने कहा? द राइट आंसर इज एब्राहम मास्लो, जिन्होंने नीड हायरार्की थ्योरी दी है। 46 क्वेश्चन है आपका, इन ऑर्डर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट। क्या पूछा गया? यानी कि लोएस्ट से हाईएस्ट, व्हाट आर मैस्लोस 5 क्लासेस ऑफ नीड। सबसे पहले हमें लो नीड आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसके बाद सबसे हाईएस्ट नीड। पहला ऑप्शन देखते हैं, सोशल नीड्स, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी नीड एंड द हाईएस्ट नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहाँ पे क्या पूछा गया है? फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम सबसे हाईएस्ट नीड है। थर्ड ऑप्शन में फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, सोशल, एस्टीम या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। फोर्थ ऑप्शन में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे पहले लिखा है, दूसरे पे एस्टीम, फिर थर्ड पे सेफ्टी, फिर सोशल एंड सबसे हायर पे फिजियोलॉजिकल। आइडेंटिफाई करिए लोएस्ट टू हाईएस्ट मैस्लोस की 5 क्लासेस ऑफ नीड क्या होंगी, सबसे पहली कौन सी होगी और सबसे हाईएस्ट पे कौन सी होगी? द राइट आंसर इज फिजियोलॉजिकल नीड सबसे पहले आती है, देन सेफ्टी नीड, देन सोशल, देन एस्टीम नीड्स एंड द हायर ऑर्डर नीड इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। 47th क्वेश्चन है आपका, Maslow says that human beings are full of needs and wants and these needs will lead to their, यानी कि ह्यूमन बींग्स जो है उनके अंदर बहुत सी नीड्स एंड वांट्स होती हैं, एंड दिस नीड्स विल लीड टू देयर, और उनकी ये नीड्स ही लीड करती हैं किसके लिए? जॉब के लिए, बिहेवियर के लिए, एटीट्यूड के लिए या मोटिवेशन के लिए। द राइट आंसर इज बिहेवियर। 48 क्वेश्चन है आपका, द पर्सन विल ट्राई फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स लेवल नीड व्हेन हिज बेसिक नीड, फैमिली नीड या इनकम या जॉब इज सेटिस्फाइड। यानी कि एक पर्सन ट्राई करता है कॉम्प्लेक्स नीड की तरफ, कॉम्प्लेक्स लेवल नीड की तरफ, व्हेन हिज बेसिक नीड सेटिस्फाई हो जाती हैं, फैमिली इज सेटिस्फाइड या इनकम या जॉब। द राइट आंसर इज बेसिक नीड। यानी कि जब हमारी बेसिक नीड पूरी हो जाती है तो हम कॉम्प्लेक्स लेवल नीड की तरफ बढ़ते हैं। फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन है आपका, इन डैश थ्योरी द नीड्स आर अरेंज्ड इन एन ऑर्डर। यानी कि कौन सी थ्योरी में नीड्स जो है ह्यूमन बींग्स की एक ऑर्डर में अरेंज करती गई है एज पर देयर इंपॉर्टेंस। यानी कि सबसे पहले बेसिक नीड आती है, फिर हायर ऑर्डर पे कॉम्प्लेक्स होती जाती है नीड्स। तो ये थ्योरी कौन सी है? मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, हर्ट्जबर्ग थ्योरी है, सेटिस्फेक्शन थ्योरी है या मायो थ्योरी है? द राइट आंसर इज मैस्लो नीड थ्योरी। बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। The individuality, humanness and mental health of the person will improve less than, greater than, at par with या none of the above the level of needs is satisfied। यानी कि individuality, humanness and mental health of the person improve हो जाती है अगर the level of needs is satisfied, अगर less than रहती है, greater than, at par with या none of the above। The right answer is at per will।
यानी कि इंडिविजुअलिटी, ह्यूमननेस और मेंटल हेल्थ ऑफ द पर्सन विल इम्प्रूव एज एट पर विद द लेवल ऑफ नीड, जैसे जैसे वो लेवल ऑफ नीड सेटिस्फाई करता जाता है। Thank you for watching this video. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.